प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील कर दी है कि लोग सोना अगले 1 साल तक ना खरीदें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, डीजल का इस्तेमाल कम करें, इनफैक्ट जो खाने वाला जो तेल होता है उसका इस्तेमाल भी कम करने की कोशिश करें। और इस तरह से कुल 7 अपील की है। और इन 7 अपीलों के पीछे उन्होंने कहा है कि देश की भलाई के लिए या देश के अच्छे के लिए आप इन 7 अपीलों को मान लीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया है, लेकिन मांग की है कि आप सोना ना खरीदें तो अच्छा होगा। तो बात यह उठती है, क्या सच में सोना ना खरीदने से देश का कुछ भला हो सकता है? क्या लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है? क्या जो अपीलें की जा रही हैं उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है? क्या लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है? तो हम उस पॉसिबिलिटी, उस कैलकुलेशन और उस फैक्ट्स पर बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे उन 7 अपीलों की, वो आपको पता रहे, फिर सारे पॉइंट्स पे एक एक करके आते हैं। पहली अपील है कि जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। दूसरी है अगले 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचें। फिर तीसरी है पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और जो सार्वजनिक वाहन है, परिवहन है, मेट्रो है, उनका इस्तेमाल करें। खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। फिर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर दें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और विदेशी बॉन्ड के उत्पाद का इस्तेमाल कम करें, स्वदेशी उत्पाद ज्यादा अपनाएं और अगले 1 वर्ष तक विदेश यात्राओं से बचें। अब आप में इन सब चीजों में जो एक बड़ा कनेक्शन है वो ये है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं बाहर से, यानी कि विदेश से, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं डॉलर इंडिया का खर्च होगा। हम भले रुपए में पेमेंट करें लेकिन वो अंततः डॉलर में खर्च होगा। जैसे कि आप रुपए में खरीदें सोने को, लेकिन दरअसल लगभग जितना भी भारत में, दुनिया के सबसे प्रमुख डिमांड वाले देशों में भारत आता है सोने के लिए। अब ऐसे में सोना बाहर से ही सारा इंपोर्ट हो रहा है और वो सोना बाहर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर लगाया जा रहा है। विदेश में कोई जाता है तो वहां भी डॉलर खर्च होते हैं, जो तेल का इस्तेमाल होता है वहां भी डॉलर खर्च होते हैं। तो डॉलर का जो पूरा खर्च है वो चिंता किस बात के लिए है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो कम हो रहा है और ये फिर अपने आप में भविष्य के लिए एक संकट की घड़ी ला सकता है। तो पूरी बात किस पे आके टिकती है? विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने की। तो विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व पर क्या संकट है और यह क्यों है, कैसे आ सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएं? तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। तो सबसे पहले हम इसको जानें, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आगे बढ़ने के साथ ही कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए घर बैठे कहीं से भी कभी भी क्लास करने का मौका है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है, लाइव ऑनलाइन है। इसकी शुरुआत आप अपने घर से या कहीं से भी कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेंगी जो आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस कोर्स की खास बात क्या है? यूपीएससी की पूरी तैयारी आपकी, चाहे जीएस की वह प्रीलिम्स की हो, चाहे वह मेंस की हो, वह 14 महीनों में पूरी कवर कर दी जाएगी। और आप अपनी क्लासेस को 18 महीने तक जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। और आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे स्टडी मटेरियल में, और टेस्ट भी मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। और ये सब कुछ आपको मिलेगा 34,999 रुपए में। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए तो कूपन कोड अप्लाई करना है KEVAL। जैसे ये कूपन कोड आप KEVAL अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, वहां से बाय नाउ कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। तो देश की अर्थव्यवस्था का ढाल कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, आपके परिवार में कई लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुश्किल की घड़ी में ये पैसे काम आएंगे। तो मुश्किल की घड़ी में ये पैसे काम आएंगे, वैसे ही विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे लिए काम आता है। विदेशी मुद्रा भंडार से हम दुनिया से कुछ भी खरीदते हैं तो उन विदेशी मुद्राओं से, जिसमें कि डॉलर का सबसे बड़ा योगदान होता है, डॉलर में ही बहुत सारी खरीद हमारी होती है। तो हमारे लिए विदेशी मुद्रा भंडार वो है जो विदेश से हमें प्राप्त हमारे पास है, हमारा रुपया नहीं है विदेशी मुद्रा। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपको कुछ खरीदना है, बाहर से आयात करना है, या फिर जरूरत पड़ने पर मुश्किल की घड़ी में जब विदेशी मुद्रा आपके पास नहीं रहेगी, कमी होगी, या फिर कहीं मान लीजिए कुछ युद्ध हो जाते हैं, सप्लाई चेन रुक जाती है, चीजें महंगी होती हैं, तो जिसके पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा रहेगा तो काम आएगा। तो कब आएगा?
मुश्किल की घड़ी में, जैसे कि अभी की ही हम बात करें तो हमारे पास एक समय 1991 में ऐसा हो गया था कि 2 हफ्ते के आसपास का ही हमारे पास बचा, मतलब कुछ ही हफ्तों का हमारे पास बचा था जो हम आयात कर सकते थे, इतना मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमारे पास थी। तो आज हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा है कि हम अगले 11 महीनों तक की आयात करने की स्थिति में अभी भी हैं, लेकिन वह तेजी से खर्च हो रही है। वो क्यों कम हो रही है उसको भी समझेंगे। तो आपात की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में इनफैक्ट ये होता है कि यह जो है किसी देश पर भरोसा भी ये दिखाती है कि इस देश के पास पैसे हैं, ये देश कंगाल नहीं है। तो ये भी इसी से जाहिर होता है। विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो विदेशी जो निवेश है, निवेश के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि जब किसी देश में दिखता है कि फॉरेक्स रिजर्व ठीक ठाक है, यानी कि निवेश आ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक चल रही है। अब हम बात करते हैं देश में कितना है, 690.69 बिलियन डॉलर, और यह विश्व में चौथे नंबर में सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, जिसमें 11 महीने तक के लिए हम आयात करने की क्षमता रखते हैं। हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं जो हमें दुनिया से चाहिए होती हैं, दुनिया भर के देशों से। लेकिन मैंने क्या कहा था कि 1991 में क्या गया था कि सिर्फ 3 सप्ताह तक हम क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे, इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था। और उस चक्कर में हमें हमारा सोना गिरवी रखने पड़ने की नौबत आ गई थी यूके और स्विट्जरलैंड में। तो ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि जिस सोने की आज बात हो रही है, वो सोना जिसकी डिमांड हर शुभ कार्य में हमारे देश में मानी जाती है, और उस जिस सोने पर इतना भरोसा किया जाता है कि संकट की घड़ी में पैसा है, इधर है उधर है, पता नहीं खर्च हो गया, लेकिन सोना जिसके पास होता था, कहा जाता है आज भी कोई बड़ी ठोस चीज है। तो आज भी सामान्य आम परिवारों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, हर जगह सोने को निवेश के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। और हमारे देश में सोना दरअसल होता ही नहीं है, वो सोना बहुत कम मात्रा में होता है। तो अधिकतर लगभग 100% के आसपास हमारी जरूरत जहां से पूरी हो रही है वो आयात से हो रही है, और वो सोना डॉलर में खरीदना पड़ रहा है। तो डॉलर पे जो चिंता है वो इससे भी है। तो हम उस चीजों को आंकड़ों के साथ समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, फैक्ट के साथ बात होगी। ठीक है, तो अब विदेशी मुद्रा भंडार में 4 घटक होते हैं मुख्य रूप से। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स 551.83 बिलियन डॉलर का। तो विदेशी मुद्रा भंडार का 80% यही है। तो देखिए, भारत के पास अगर विदेशी मुद्रा है तो वो उसको वैसा का वैसा नहीं रख लेगी। ऐसे में तो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू कम ही हो रही है एक तरह से, तो उससे भी वो कुछ पैसे कमाती है। जैसे उसने यूएस का बॉन्ड खरीद लिया। यूएस का बॉन्ड खरीद लिया मतलब कि यूएस से उसने वहां की सरकार से बॉन्ड खरीदा, इसका मतलब कि यूएस को उसने पैसे दिए हैं, तो उस पैसे से उसको फायदा मिलेगा। बॉन्ड खरीदा है, जब बॉन्ड को बेचेगा भारत, यूएस का बॉन्ड यूएस को वापस बेचेगा, तो उसमें कुछ उसको फायदा तो मिलेगा ही। बॉन्ड को लेकर के यही फायदा है। और इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है, तो विदेशी मुद्रा क्या सिर्फ डॉलर में है, पाउंड में भी है, यूरो में भी है। मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो कौन सा है, डॉलर का है, क्योंकि दुनिया में डॉलर की मांग ज्यादा है। और सबसे पहली बात, जिसकी मांग ज्यादा होती है उसी की तो कीमत बढ़ती है। ये बात सही है। आमतौर पर हम सब्जी की बात करें, अनाज की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, पूरी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के खेल में अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो कीमत बढ़ती है। अब यहां पे आपको याद रखनी है बातें, जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, वो भी अभी काम आएगा इस वीडियो में। जैसे कि $1 में कुछ समय पहले कहते थे इतना रुपया होता है, फिर अभी आज की स्थिति में $1 में 95 रुपए से ज्यादा हो गया। तो वो कैसे हो रहा है, रुपया कैसे कमजोर हो रहा है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है, उसको भी समझेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा घटक है स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व। आरबीआई के पास जो सोना रिजर्व है वह कितना है, 17%, 115.22 बिलियन डॉलर, लगभग 880 टन के आसपास है। तो यह 115.22 बिलियन डॉलर, ये जो है, ये भारत, देखिए ये जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार, ये रुपए की कीमत को भी स्थिर रखने में मदद करता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार अगर हमारा बढ़ेगा तो रुपए की कीमत भी घटेगी नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगी। तो चूंकि अभी हाल ही में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हुआ है, तो रुपए की कीमत भी कमजोर हुई है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप फिर रुपए की कमजोर होगी, क्योंकि एक की बढ़ी है तो दूसरे की तो कम तो हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरा घटक, पहला और दूसरा हो गया। तीसरा घटक देखिए, एसडीआर जो है आईएमएफ की एक तरह से हम कह सकते हैं मुद्रा है। बहुत सरल भाषा में इसको ऐसा समझें तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, हम आसान भाषा में कहें, जिसको आप, जो वर्चुअल करेंसी के रूप में रहता है, जिसको आप
मुद्रा के रूप में यानी कि धन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं आईएमएफ के माध्यम से। तो 3% यानी कि 18.79 बिलियन, तो इमरजेंसी के समय पे ये काम आ सकता है। और एक और होता है आईएमएफ का रिजर्व पोजीशन। आईएमएफ में इंडिया का कोटा है वो 1% से कम है, लेकिन वह है $4.86 बिलियन। तो ये भी विदेशी मुद्रा भंडार में काउंट होता है और इमरजेंसी में ये भी काम आ सकता है। भारत का इतने अमाउंट का वहां पे शेयर है, भारत ने दिया हुआ है। तो ये सारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक हैं, ये मुख्य हैं 4 घटक, ये पता रहे। अब अगली बात आती है कि अभी क्या स्थिति हो रही है, इस पे जो चिंता आई है, इस पे जो चोट पड़ी है कि ये कम हो रहा है, इसको संभालना है, ये अपील को जा रही है, वो ईरान में जो चल रहा है संघर्ष। और उस ईरान इजराइल अमेरिका के संघर्ष के चलते, जैसे कि आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद हो गया, वहां से जहाजों का आना जाना बंद हो गया। और इंडिया अपने ऑयल का 65% जो है, 65-66% की आपूर्ति उसकी वहीं से हो रही थी। और वैसे भी इंडिया अपने टोटल ऑयल का देखें तो 88% जो है वो कहां से प्राप्त कर रहा है, वह आयात करके प्राप्त कर रहा है। अब बात यह है कि ईरान से तेल तो नहीं ले रहा था अब भारत, लेकिन भारत वहां जो खाड़ी देश हैं, अन्य देश हैं, यूएई है, सऊदी और बाकी देश हैं, उनसे ले रहा था, इराक से ले रहा था। तो वो रास्ता बंद होने की वजह से वो तेल की आपूर्ति बंद हो गई। पूरे दुनिया के तेल का हम कह सकते हैं जो 20% आपूर्ति वहीं से सुनिश्चित होती थी, तो 20% दुनिया को तेल मिलना हो गया अचानक से बंद। और 20% तेल मिलना बंद हुआ तो तेल की कीमत बढ़ गई। अब तेल की कीमत बढ़ गई तो अब तेल की कीमत बढ़ी तो तेल का व्यापार डॉलर में हो रहा है। अब डॉलर में हो रहा है तो डॉलर की भी मांग बढ़ गई। अब जब डॉलर की मांग बढ़ गई तो मैंने क्या था कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस मुद्रा की मांग ज्यादा होती है उसकी वैल्यू। तो डॉलर की मांग जैसे ही बढ़ी तो रुपए की मांग, जो रुपए की जो कीमत है वो कम हो गई, तो डिप्रिसिएशन हो गया, मूल्य कम हो गया, तो ये भी असर पड़ा। तो अब उससे क्या था, इस दूरी में जो बहुत दूर लड़ाई थी उसका असर भारत में हुआ, यानी कि आग कहीं और लगी, उसका धुआं यहां भी आया। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो मैंने आपको बातें बताई वही 20% कच्चे तेल वाली, और वो दुनिया भर के कच्चे तेल के लिए 20% तो है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा परसेंटेज वहां से आ रहा था, कच्चा तेल और गैस भी। तो यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, इराक, ईरान से बहुत लंबे समय से भारत अभी नहीं ले रहा है, तो लगभग 65% जो सप्लाई थी वो प्रभावित हुई। तो भारत, एक तो तेल महंगा भी हो गया, सप्लाई मिलना मुश्किल हो गई, वो डील तेल के लिए करनी पड़ी, और जो मिली भी तो महंगे में मिली। तो जब महंगे में मिल रही है तो जो तेल की कंपनियां हैं उनको भी अलग घाटा हो रहा है, अभी उसके भी हम फैक्ट देखेंगे। तो देखिए अब इस पूरे मामले को समझिए कि जनवरी 2025 में एक समय ऐसा था कि जो तेल की कीमत थी $71 पर बैरल थी। अब बैरल में ही कच्चे तेल को बेचा खरीदा जाता है। अब देखिए 28 फरवरी 2026 को जब हॉर्मुज बंद होता है तो क्या हुआ कि ये $71 से इसकी कीमत बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था, और उसके साथ ही फिर धीरे धीरे हॉर्मुज जब बंद हो गया तो सप्लाई रुक गई और उसके बाद कीमत बढ़ी, क्योंकि जो सप्लाई कम होती है तो डिमांड उतनी ही एटलीस्ट अगर बनी हुई, सप्लाई कम है तो फिर आमतौर पर भी सामान की भी होती है कि अगर प्याज मार्केट में कम हो जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे मार्च 2026 तक में क्या हुआ, $103 पर बैरल तक पहुंच गया, और एक महीने में ही $32 की छलांग लगाई। ये यहां पे ऐसी मुश्किल आती है, और भी मुश्किल तब आती है जब 2 अप्रैल 2026 को पीक पे चला जाता है $128 पर बैरल, और इतिहास का सबसे बड़ा शॉक लगा कि इतना ज्यादा कीमत हो गया $128। तो 71 से $128 पर बैरल पे आ गए। अभी ये कीमत कम हुई है, 104, 5 है, ऐसे आसपास इसके आगे पीछे जा रही है, हमारी और आपकी बात के आसपास पे यही कीमत चल रही है, यानी कि 100 से थोड़ा सा ऊपर है अभी भी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है 71 की तुलना में, जो कि बहुत कम था। ये 26 के बाद से ऐसा हुआ है। तो शुरू में क्यों कीमत स्थिर थी? क्योंकि खूब सारा सप्लाई हो रहा था, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत बढ़ी। और वही फिर चूंकि इस पूरा डील किस में हो रहा है, कीमत बढ़ रही है तो डॉलर में हो रहा है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ी, और डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो कीमत रुपए की क्या हुई, कम हुई। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि ये वो रास्ता है, और यही रास्ता बंद हुआ था, और ये कुवैत, इराक, सऊदी, यूएई, बहरीन, इनसे हम जो कुछ भी लेते थे अब यहाँ से ले नहीं पा रहे थे। अब चलिए अब रुपए की कमजोरी को और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था रुपए कभी कमजोर नहीं होता, डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो वह
क्या करता है, इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लीजिए, बहुत उदाहरण के लिए, आप जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि आपने एक सेव इंपोर्ट किया, वो सेव $1 का हमेशा मिलता था। आप कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे थे, मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया से एक सेव मंगाते थे हमेशा, वो आपको $1 का पड़ता था। अब क्या हुआ, डॉलर महंगा हो गया और रुपए सस्ता हो गया, तो इस एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा, विनिमय दर जिसको हम कहते हैं, कि जैसे अगर कुछ समय पहले, जैसे कि आप मान के चलिए कि एक समय था जनवरी 2025 में कि 86 रुपए में $1 था मान लीजिए, तो 86 रुपए में आपने एक सेव खरीदा था। आज वही सेव $1 में ही तो है, लेकिन 86 की जगह रुपए आपको 95 रुपए से भी ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं, यानी कि देने पड़ रहे हैं। तो आपके लिए वह भले $1 ही कीमत है दुनिया के लिए, लेकिन आपकी जेब से रुपया तो खर्च बढ़ जाएगा। यानी कि आपको आयात करना अब महंगा हो जाएगा। जब भी आप बाहर से कुछ मंगाएंगे आपको डॉलर में पे करना होगा, तो अब उसकी वैल्यू चूंकि बढ़ गई है तो आपको ज्यादा रुपया पे करना होगा। यही चिंता हो रही थी। तो 2018 से हम जो ग्राफ देखें तो यह 75 से नीचे था, लेकिन धीरे 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 करके अभी स्थिति यह है कि यह 95 क्रॉस कर चुका है। तो अब एक आंकड़ा देखें पेट्रोल का। जैसे मैंने एक बैरल तेल की बात की थी, अभी हम तेल पे हैं, सोने पे भी आएंगे। अब जनवरी 2025 में $71, ठीक है, का एक बैरल था, और डॉलर की $1 में 86 रुपया ही था। तो हमें कितना पैसा भुगतना पड़ा, 6106 रुपए एक बैरल के लिए। अब हम पे अप्रैल 2026 में देखें तो 128 रुपए, जब 2 अप्रैल को 128 रुपए का पर बैरल हो गया, $128 का पर बैरल हो गया, उस दौरान डॉलर की कीमत रुपए में जब हम देखें विनिमय दर के माध्यम से, तो वो हो गई 94 रुपए पहुंच गई। यानी कि एक तरफ तो कच्चा तेल बढ़ा, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, और दूसरी तरफ चूंकि रुपया कमजोर हो गया था तो $1 में 94 रुपए हो गए। तो एक तरफ कीमत तो बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो कीमत रुपया कमजोर हो रहा है, तो दो तरफ से मार पड़ी। तो 128 यहां 71 से हो गया, दूसरा ये 86 से हमें अब 94 पे करने हैं। तो उसी एक बैरल के 6106 से क्या स्थिति बन गई, 12,000 रुपए, लगभग 2 गुना पे करना पड़ रहा है। ये अंतर आ गया कुछ महीनों के अंदर में, तो पेमेंट बढ़ गई। और मई में स्थिति ये हो गई कि जैसे कि अभी की स्थिति में लगभग 103-4 डॉलर पर बैरल है, लेकिन यह अभी रुपया और कमजोर हुआ डॉलर से, तो 95 दशमलव कुछ रुपया $1 में होता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 104 में, तो 9,880 रुपए। तो अभी तो हमें कम देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने सुना होगा जहाजों का आवागमन भी थोड़ा शुरू हो गया था और कच्चे तेल की कीमत गिरी थी, तो तेल की कीमत तो गिरी 104 हो गई 128 से, लेकिन अभी ये डॉलर जो है मजबूत होने की वजह से रुपया कमजोर हुआ। स्पष्ट हो गया। तो हमें पैसे ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब यहां पे इस पूरी सप्लाई चेन को ऐसे समझिए कि रुपया जब कमजोर होता है तो इंपोर्ट करना, जैसे मैंने सेव का उदाहरण दिया था, तो हमें उतना ही डॉलर भुगताना देना पड़ेगा, लेकिन हमारे रुपए बढ़ जाएंगे, तो इंपोर्ट हमारे लिए तो महंगा हो गया। और जब कोई सामान हम महंगे पे खरीदेंगे, बाहर से खरीद के लाए हैं, वही सेब आपको बेचना होगा, तो आप महंगा करके बेचेंगे। यानी कि देश में क्या आ गई, महंगाई आ गई। और देश में जब महंगाई आएगी तो आरबीआई क्या करेगी, ब्याज दरों को बढ़ा देगी। आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा देगी, तो इससे कई निष्कर्ष निकलेंगे, जिसमें से एक निष्कर्ष तो ये भी होता है कि विदेशों से निवेश भी आए, जिससे ब्याज दर ज्यादा बढ़ती है देश में, तो इंटरेस्ट ज्यादा पाने के लिए विदेशों से भी पैसा आता है, तो थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की भी कोशिश होती है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जो आपको अपने देश में देखा जाए तो लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। यानी कि अब किसी को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, अब आपको कुछ काम करना है, धंधा शुरू करना है, पर्सनल लोन लेना है, तो आपको इंटरेस्ट में ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, देश के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोग निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, और उसके बाद जो ग्रोथ है वह स्लो हो जाएगी। तो बाहर से हमें बहुत कम मात्रा में बहुत कम मात्रा में विदेशी मुद्रा उस वक्त मिलेगी जब हम इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमें यहाँ पे हो जाएगा, जो लोन महंगा हो जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट देश के अंदर कम हो जाएगी, तो उससे देश में ग्रोथ एटलीस्ट कम होगी।
तो ये हमें पता होना चाहिए। तो 52 हफ्तों में यानी कि एक साल में हम 84.95 रुपए एक डॉलर था, तो वह 95.47 तक भी पहुंच गया। ये स्थिति आ गई है। अब चालू खाता घाटा समझना पड़ेगा। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार अगर जो हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। अब चालू खाता घाटा का मतलब क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी भी इसका मतलब क्या है? तो साधारण भाषा में कहें कि आप पूरी दुनिया के लिए ऐसे वो बन गए हैं, ऐसे देश बन गए हैं कि आपकी आमदनी तो कम है लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो आप घाटे में जा रहे हैं, आप उधारी में जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कमाई 80,000 है लेकिन आपका खर्च 1 लाख में, तो आप 20,000 के माइनस में जा रहे हैं। तो किसी देश के संदर्भ में इस स्थिति को समझना है तो वो हम देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट से, यानी कि देश कमा कम रहा है और खर्च ज्यादा कर रहा है। अब यहां पे देखिए, एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस प्लस आईटी सर्विस, इस मामले में देश को अगर हम देखें, आयात और निर्यात दोनों का इसमें कैलकुलेशन होता है। बहुत सरल भाषा में कहें कि भारत मान लीजिए जितना निर्यात करता है और जितना आयात करता है, अगर ये डिफरेंस प्लस में, यानी कि हम ज्यादा अमाउंट का निर्यात करते हैं और उसके कम अमाउंट में आयात करते हैं, तो हम घाटे में नहीं हैं, हम तो फायदे में हैं। लेकिन आयात में हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और उसने जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना उसके तुलना में आयात उतना हम नहीं कर रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो वही घाटा है। लेकिन हम कहां कहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं वो देखते हैं। तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, बहुत सारे सामान हैं, लेकिन उसमें से एक जो हमारे चालू खाता घाटे में जो हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें पैसे कहां से आते हैं? रेमिटेंस से आते हैं। एक्सपोर्ट से भी तो आते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट तो हम करते ही हैं। अमेरिका को हम फायदे में, जैसे कि अमेरिका से हमारा ट्रेड क्या है? फायदे में है, कई देशों से फायदे में है। रेमिटेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे बहुत सारे देश में एनआरआई हैं या दूसरे देशों में जो भारतीय रह रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, तो वो जो पैसा आता है हमारे पास डॉलर में आ जाता है। प्लस भारत की आईटी सर्विसेज से भारत को पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो दुनिया भर से वो डॉलर में उससे भी पैसे आ जाते हैं। लेकिन आयात हमारा क्या कहा कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो वो हमारे घाटे को बढ़ाने की वजह बनता है। प्लस हमने ऑयल, कच्चा तेल, अब हम देखें तो अगर हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट में से 134 बिलियन डॉलर हम कच्चे तेल से कर रहे हैं। और अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड से हम 72 बिलियन डॉलर, ये हमारा खर्च है। 134 बिलियन डॉलर। फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर रहा हूं, आईएमएफ के अनुसार यह स्थिति है कि हम 134 बिलियन डॉलर कच्चे तेल के लिए और 72 बिलियन डॉलर सोने के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है। और जो हम सारी वस्तुओं का हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर देखते हैं, तो हम 250 बिलियन डॉलर के उस अंतर को देख पाते हैं। लेकिन वही कि रिमिटेंस से हमें काफी ज्यादा मिल जाता है डॉलर। फिर उसके बाद आईटी और सॉफ्टवेयर जैसे सर्विसेज हैं, उससे भी हमें मिल जाता है। तो हम ओवरऑल देखें, सारी चीजों को मिला दें कि कुल हम जितना प्राप्त करते हैं, कुल हमारा देश जितना खर्च करता है, उसका डिफरेंस जो है वह 84.59 बिलियन डॉलर में है, यानी कि इतना घाटा हो रहा है हमें। अब इस घाटे को अगर हम बैलेंस करना है, तो जो बात कही गई थी तेल की, जो बात कही गई थी कि तेल और डीजल पे आप थोड़ा सा खर्च कंट्रोल करें, फिर दो बात कही गई थी कि सोना 1 साल तक आप ना खरीदें। तो देखिए, जब सोना अकेले ही 72 बिलियन डॉलर का है, अब 72 बिलियन डॉलर का अगर अकेले सोना है, इस पे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो 84 बिलियन डॉलर का हम माइनस में जा रहे हैं चालू खाता घाटा में, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात है। और कच्चे जो तेल है उसके आयात में कमी तब हो सकती है जब हम उपयोग कम करें, उपभोग कम करें, तो यहां पे भी हम इस घाटे से बच सकते हैं। तो ये जो है पॉइंट्स हैं। अब कुछ और चीजें कही गई थी, जैसे कि खाद्य तेल, खाद्य तेल को भी कम करने की बात कही गई थी, क्योंकि जैसे सनफ्लावर है या अन्य प्रकार के जो प्रमुख जो खाद्य तेल हैं, वो खाद्य तेल भारत में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अन्य जो उत्पाद हैं, गेहूं है, चावल है, और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं गन्ना है, ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता ज़्यादा है, ना कि ऐसे उत्पादों को जो खाद्य तेल वाले उत्पाद हैं। और जो उत्पाद यहाँ पे खाद्य तेलों का होता भी है, वो बहुत ऐसे होता है कि उत्पादन जो है उतनी इफिशियंसी के साथ नहीं होता है, यानी कि उतनी दक्षता में नहीं, यानी कि पर एकड़ जो उत्पादन है वो उतना अभी भारत में खाद्य तेलों का नहीं। तो भारत लगभग 55 से 60% के हम आसपास कह सकते हैं उसकी निर्भरता विदेशों में है। तो एक तरफ हम देखें तो जो सोना है
वो $72 बिलियन। उसके बाद जो तेल है $134 बिलियन। इसके अलावा हम देखें जो मैंने कहा खाद्य तेल, तो खाद्य तेल को लेकर के भी यह $15 से $20 बिलियन के आसपास, तो एक बड़ा अमाउंट है। तो तेल की कमी को हम जीरो पे नहीं कर सकते हैं। तो तेल ऐसा है जिसकी आवश्यकता तो हमारे देश में पड़ने ही वाली है। सोने की को भी हम पूरी तरह से खरीदने से रोक नहीं सकते, कुछ हद तक हो सकता है लोग अपने बिहेवियर में चेंज कर दें तो हो सकता है, और इसीलिए कहा गया है कि अपील की गई है, इसको बंद नहीं किया गया है। अब यहां पे हमें यह पता चल गया कि आईएमएफ ने जो एक अपना अंदाजा लगाया है $84 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए है। अब यहां पे इसको समझिए कि अगर हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे और डॉलर अगर मजबूत हो गया है तो डॉलर और मजबूत होगा, और उसके साथ ही जो रुपया है वो और कमजोर होगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ाने का मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि पेमेंट आपको डॉलर में करना है, और पेमेंट डॉलर में जब हम ज़्यादा करेंगे, डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो रुपया अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। और वही बात जो मैंने कहा कि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और चालू खाता घाटा इसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो चालू खाता घाटा अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली हो रहा है, कम हो रहा है, और ये एक चक्र की तरह है, होता रहेगा। अब यहां पे समझिए कि ऑयल कंपनी को क्या नुकसान हो रहा है। 3 ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। अब ये आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन तीनों का अभी स्थिति यह है कि यहां पे डेली अंडर रिकवरी पे चल रहे हैं। 1600 से 1700 करोड़ रुपए हर दिन का इनका लॉस है। रुपया बता रहा हूं, 1600 से 1700 करोड़ रुपए एक दिन का लॉस है, और हर दिन ये लॉस होता जा रहा है। 3 ऑयल कंपनियां हैं जो प्रमुख हैं, और तीनों को मिला के इतना लॉस है। सरकार क्या दाम नहीं बढ़ाई? अब सरकार देखिए, अगर कंपनियों को लॉस है, अभी आप देखे होंगे इतने समय में जब से क्राइसिस चल रहा है, तेल, कच्चा तेल महंगा हो गया, हम चालू खाता घाटा हमारा बढ़ गया, उसके साथ ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है, कुछ ही हफ्ते में हमारा बहुत ज्यादा कम हुआ, तो उसके बावजूद भी तेल सस्ता नहीं हुआ। तो उसके पीछे कई लोगों ने राजनीतिक कारण ये बता दिए कि देश में चुनाव था, चुनाव की वजह से ऐसा हुआ। फिर दूसरी तरफ आर्थिक कारण आए कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, सब्जी, दूध, अनाज महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन चैन जो है वो बन जाएगी, यानी कि महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी कि देश, ये बात कही गई कि या तो चुनाव की वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई गई पेट्रोल की, या फिर एक आर्थिक कारण देखा गया कि अगर कीमतें पेट्रोल की बढ़ गई तो अंततः महंगाई आ जाएगी। महंगाई क्यों आएगी? क्योंकि वही बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करना, तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो, और उन ट्रांसपोर्ट से ही बहुत सारा देश भर में सामान इधर से उधर जाता है, तो वो कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये सामान भी महंगे हो जाएंगे और अंततः महंगाई आ जाएगी। फिर उसके बाद अब स्थिति यह है कि अभी तक में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का तेल कंपनियों को नुकसान हो चुका है। एक बड़ा नुकसान है, 1 लाख करोड़ रुपए। हमारे देश का बजट पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रेलवे का बजट था, तो रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, और 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इसका थोड़ा सा दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना हम कर देंगे तो वो रेलवे के देश का 1 साल का बजट हो जाएगा। इतना घाटा ये अकेले अभी इसका कुछ दिनों में ही हो गया है। अब ये जो तेल कंपनियां हैं वैसे भी बहुत प्रॉफिट में पहले भी नहीं थी, लेकिन अभी निगेटिव में जा रही हैं, और सरकार अगर इसके लिए कुछ करती है तो 3 चीजें कंडीशन बनती है जिसमें अंततः देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। जैसे कंपनियां अगर झेलती हैं, तो कंपनियां जैसे झेलेंगी तो क्या होगा, शेयर प्राइस जो है उनके कम होंगे, है ना। फिर उसके बाद सीधी सी बात है, कोई कंपनी घाटे में चली तो क्या आप उसके शेयर खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। फिर उसके बाद सरकार सब्सिडी अगर देती है, तो सरकार अगर सब्सिडी देगी तो फिस्कल डेफिसिट, आज कुछ ही घाटा हो जाएगा, यानी कि सरकार की जितनी आय है, सरकार उससे ज्यादा सरकार को व्यय करना पड़ जाएगा, तो सरकार के लिए घाटा होगा सब्सिडी देने पर। या फिर तेल अगर बढ़ा दिए जाते हैं, सरकार तेल की कीमत बढ़ा देती है, तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी इस देश में। यानी कि हर कंडीशन में नुकसान तो देखने को मिलेगा। अब बात आती है समाधान की। तो समाधान में जो 7 अपीलें की गई, जिसमें से गोल्ड को लेकर के बड़ा सवाल हो कि इस देश में गोल्ड का अलग महत्व है और उसी को खरीदने से मना करने की अपील हुई। तो रुपए बचाएं और आगे का रास्ता, क्या ये सच में पॉसिबल है?
तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हर भारतीय परिवार एक साल तक गोल्ड ना खरीदे तो 20 से लेकर 36 बिलियन डॉलर तक बचाया जा सकता है। हमने घाटा कितना देखा, चालू खाता घाटा का 84 बिलियन डॉलर के पास, जिसमें से 20 से 36 बिलियन डॉलर अगर हम बचा लेंगे तो उतना घाटा हमारा कम हो जाएगा। और बाकी जगहों पे भी हम जो बचत की मांग कह रहे हैं, विदेश में ना जाए तो वहां भी डॉलर खर्च ना हो, हम तेल का उपयोग कम करें, जो खाद्य तेल है कम खाएं, तो कुछ वहां भी बचा सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि पॉसिबल है कि हम अपने घाटे को कम कर सकते हैं। तो मोटा अंदाजा लगाइए कि अगर हम गोल्ड में 30 से 40 100% तो लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, अगर 30 से 40% लोग भी कम करते हैं तो 20 से 25 बिलियन डॉलर, यानी कि जो भारत का चालू खाता घाटा है उसमें 24 से 30% की हम कमी कर लेंगे। 50% की अगर हम सोने की खरीद में कमी करते हैं तो 36 बिलियन डॉलर यानी कि 43% के आसपास की हम अपने चालू खाता घाटा में कमी कर लेंगे। और इंडिया दुनिया में सेकंड नंबर पे है गोल्ड कंज्यूमर का, जो मैंने आपसे बात कही थी। तो मांग बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट होता यह है कि जब भी तनाव की स्थिति आती है, जब भी देश में यह दिखता है कि दुनिया में संकट आ रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो उस दौरान और सोने की डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि हाल फिलहाल में लोग और सोना खरीदने लगे जब ये युद्ध की स्थिति आई। तो वो क्योंकि वो ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। अब यहां पे पूरी बात को समझिए कि गोल्ड की मांग अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि खरीदा कम जाएगा, यानी कि डॉलर की मांग कम हो जाएगी। डॉलर की मांग कम हो जाएगी तो हम रुपए को थोड़ा स्थिर कर पाएंगे। और इसके साथ ही क्या होगा, जो चालू खाता घाटा CAD करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार को हम थोड़ा सुरक्षित रख पाएंगे। तो यही वजह थी कि एक साल सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा कम करें, वर्क फ्रॉम होम पे जाएं, ये सारी बातें कही जा रही थी। अब यहां पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी जो आगे हमारी मदद करेंगी कि हमें सोलर विंड में निवेश को ध्यान देना पड़ेगा। जो हम 88% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया का, उसमें हमें कमी लानी पड़ेगी और उसमें हमारी मदद कर सकता है जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ईवी का टाइम आ रहा है, तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा घरों में हम देखें तो 25,000 प्लस टन सोना मौजूद है। देश में इतना सोना है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई उसको बेचने निकल जाएगा। लेकिन सोने की कोई देश में ऐसा नहीं कि लोगों के पास कमी है, लेकिन बात है कि उसकी मांग अभी भी बढ़ रही है। वो एक आदत है, वो एक हमारे संस्कृति का हम हिस्सा कह सकते हैं कि वो समय के साथ एक परंपरा के अनुसार उसकी मांग बढ़ती रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कामों में, कार्यक्रमों में वह उपयोग में आता रहता है। जब भी शादी या कोई त्योहार होता है तो लोग खरीद ही लेते हैं, शुभ माना जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो यहां पे PLI, मेक इन इंडिया, डॉलर अर्निंग, इसको बढ़ाना हो। यानी कि कुल मिला के ये कि हम अगर इन्वेस्टमेंट दुनिया में से प्राप्त कर लें ज्यादा से ज्यादा, हम अपने देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार कर लें, लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करें, यहाँ निवेश करें, यहाँ ग्रोथ हो, यहाँ से सामान फिर बाहर जाएगा, तो क्या होगा, हमें डॉलर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो FDI जितनी हम ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो डॉलर में मिलेगा ही, और जो रिमिटेंस हमें मिलता है, जो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं वो भारतीय लोग जो बाहर गए हुए हैं, तो उससे भी फायदा होगा। तो अब ये वो फायदे हैं जिससे कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स को बचा सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को बैलेंस में ला सकते हैं। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी अलग नहीं होते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाती है। इसी से हुई लड़ाई है और नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था को। तो ईरान में ये पूरी निष्कर्ष के तौर पे देखें तो ईरान में युद्ध हुआ फरवरी के लास्ट में, हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया के 20% तेल का प्रभाव हुआ, हम सारी बातों का निष्कर्ष देख रहे हैं। तो हम देखें कि ऑयल का प्राइस $71 पर बैरल से $128 पर बैरल यानी कि 46% तक बढ़ गया। और इससे हुआ ये कि दूसरी तरफ जो ऑयल है, जो गोल्ड है, उसकी वजह से $775 बिलियन का खर्चा हो गया, और रुपीस जो है वो 88 से 95 चला गया क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। फिर हमारा चालू खाता घाटा एस्टिमेट किया IMF ने 2026 के लिए $84.5 बिलियन, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में 7.79 बिलियन डॉलर कम हुआ है। अभी हम जो 690 में पहुंच गए हैं वो दरअसल और ज्यादा था, और PMGJ ने फिर इसके बाद क्या किया है, अपील कर दिया है। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें जो 4 घटक मैंने आपको बताए थे, उसमें सबसे बड़ा होता है फॉरेन
का जो करंट एसेट होता है वो, उसके अलावा 17% गोल्ड का होता है वो, फिर उसके फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया 80 में और गोल्ड 17%, और उसके अलावा भी 2 घटक जो थे आईएमएफ से जुड़े हुए वो मैंने बताए थे। फिर चालू खाता घाटा क्या होता है और भारत को लेकर के अभी इस पे क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या आंकड़े देखे जा रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या असर हुआ है, और इसके साथ ही कि अभी की स्थिति में हम देखें तो क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि अंडर रिकवरी में हम देखें तो फिजिकल डेफिसिट हमारा जो घाटा है वो देश का बढ़ेगा, और इससे दिक्कत ये है कि सप्लाई चेन प्रभावित होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और तेल कंपनियों को तो इससे नुकसान हो ही रहा है, लगभग 1600 से 1700 करोड़ पर डे का नुकसान। तो कुल मिला के महंगाई बढ़ने की संभावना अभी और आगे आने वाले समय में ये दिखाई देती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 1991 में जो हुआ था, सिर्फ 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था आयात करने के लिए, और हमने एक बड़ा अमाउंट का सोना हमें कहीं रखना पड़ा था यूके में और उसके अलावा दूसरी जगह पे। तो ये जो स्थिति है आज की स्थिति में हमारे पास, हम मजबूत में है, $690 बिलियन है, हम बहुत लंबे समय तक अभी भी आयात कर सकेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हम वहां से यहां तक अभी सफर करके पहुंचे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये समझना होगा कि जो आंकड़े थे या जो अपील थी उसके पीछे का फैक्ट जो था वो कैसे काम कर रहा था, और जो रियल स्थिति है वो क्या है, और इससे कैसे निकला जा सकता है, उसकी चीजें क्या उपाय पर्सनल लेवल पे की जा सकती हैं अलग है। दूसरी बात यह है कि जब तेल का प्राइस कम होगा तो अपने आप चीजें थोड़ा सा और बैलेंस होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल तत्वों में से कौन सा आर्थिक साधन नहीं माना जाता? ए विदेशी करेंसी एसेट, बी रिजर्व ट्रांसपोजिशन, सी स्वर्ण संपत्ति, और डी नगद आरक्षित अनुपात CRR। तो कौन सा इसमें से विदेशी मुद्रा भंडार में घटक नहीं है? कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।